हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। आज हम आपके लिए सामाजिकरण यानी सोशलाइजेशन का टॉपिक लेके आए हुए हैं। आज हम पूरा डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं और इससे पहले मैं सीरीज नंबर 1, सीरीज नंबर 2 और सीरीज नंबर 3 दे चुका हूं जो कि हमारे सोशलाइजेशन से रिलेटेड है। और आज हम आपके लिए सीरीज नंबर 4 लेके आए हैं। यहां पे हम आपके सामने इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण की प्रक्रिया से रिलेटेड है। और ये जो टॉपिक है सीटेट में 4-5 नंबर में आता है। और अगर आप कर रहे हैं सीटेट एग्जाम की तैयारी तो प्लीज हमसे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिएगा। मैं डेली पर डेली आपके लिए क्वेश्चन ला रहा हूं। लाइक वो सीडीपी हो सकता है, हिंदी हो सकता है, हिंदी गद्यांश हो सकता है, हिंदी पद्यांश हो सकता है। और मुझे लग रहा है कि आपकी तैयारी जो है एकदम बढ़िया चल रही होगी। क्या आप भी कर रहे हैं सीटेट एग्जाम की तैयारी, या फिर आप बार बार फेल हो रहे हैं, या फिर मतलब सीटेट एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा है और आप बहुत सारी गाइडेंस ले चुके हैं फिर भी नहीं क्लियर हो रहा है? अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, तो अगर आप न्यू फ्रेशर हैं, पहली बार सीटेट देने जा रहे हैं, तो मैंने आपके लिए भी पूरा स्ट्रैटेजी डाल रखी है कि सीटेट होता क्या है, इसका पैटर्न क्या है, मतलब सीटेट में कितने एग्जाम, मतलब कि कितने सब्जेक्ट हैं, कितने कितने मार्क्स में आते हैं। मतलब मैंने पूरी स्ट्रेटजी अपने चैनल पे डाल रखी है। अगर आप टीचिंग जर्नी से रिलेट करते हैं, अगर आप टीचिंग जर्नी को डिफाइन करना चाहते हैं, उसमें पढ़ना चाह रहे हैं, टीचर बनना चाह रहे हैं, अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में डेमो तक देने जा रहे हैं, तो मैंने उसके भी क्वेश्चन अपने चैनल पे अपलोड कर रखे बेटा। ठीक है, आई होप आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो आज हम मजे से सीखेंगे कि आप देखो, मैं आप स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आपके पास सारा कंटेंट लिखा रखा है, मेरे पास सारा कंटेंट लिखा रखा है, और मैं डेली आपको 7 बजे पढ़ाने भी आ जाता हूं। लेकिन जब तक आप थोड़ा सा एनालिसिस नहीं करेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो क्लास इंटरेक्टिव बन ही नहीं सकती। मतलब मैं कितनी भी अच्छी कोशिशें कर लूं, मैं कितनी अच्छी पीपीटी बना लूं, कितना ही अच्छा पढ़ा लूं, लेकिन जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक अच्छा नहीं हो सकता बेटा। ठीक है, वही है। अगर आप पहली बार आए तो प्लीज हमसे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिएगा कि अगर आप छोटा सा कमेंट भी करेंगे तब भी मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे ना आपके अकॉर्डिंग चलना है। ओके बेटा, यहां पे हम क्या करने वाले हैं, सामाजिकरण को समझेंगे। ये सीडीपी है, मतलब मैंने बता दिया कि मैं सीडीपी का एक पुर्जा पुर्जा वही अपलोड कर रहा हूं कि अगर आपको, मतलब अगर आप टीचिंग में जा रहे हैं, अगर आप सीटेट दे रहे हैं, रीट दे रहे हैं, केवीएस दे रहे हैं, तो आपको सीडीपी पढ़नी है, या फिर साइंस पढ़नी है, या फिर उसके अलावा हिंदी गद्यांश पढ़नी है, पद्यांश मतलब हिंदी पेडोलॉजी पढ़नी है, तो आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। और आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कहीं से नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप मेरे चैनल पे आइए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आपको एकदम करेक्ट गाइडेंस के साथ में मैं आपके अकॉर्डिंग चलूंगा। ओके बेटा, चलते हुए देखते हैं कि यहां पे मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं। आज जो है हम बताएंगे कि जो सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है वहां के कुछ महत्वपूर्ण यानी पहलू क्या है, यानी सामाजिकरण प्रक्रिया की महत्वपूर्ण पहलू क्या है, और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें प्राइमरी एजेंट कौन सा होता है, सेकेंडरी एजेंट कौन सा होता है, मतलब ये टॉपिक आज आपका क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद में आपको सोशलाइजेशन पढ़ने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। और इससे पहले मैं वैगोत्स्की हो गया, प्याजे हो गया, इनके अलग अलग सेशन सीरीज वाइज सीरीज ला रहा हूं ताकि आपको प्लेलिस्ट में जाके ढूंढना ना पड़े बेटा। ठीक है, चलते फिर क्वेश्चंस पे देखते हैं कि हमारा जो सामाजिकरण के सिद्धांत है वो क्या कहता है। थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कि बेटा हमारा सामाजिकरण का सिद्धांत क्या कहता है। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज हमसे जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो वही आप लाइक से सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे, अगर नहीं भी करेंगे तब भी काम चल जाएगा। कर देंगे तो ज्यादा अच्छा है कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊंगा टीचिंग से रिलेटेड। यानी अभी तो हमारी सीरीज चल रही है सीटेट की, क्योंकि सीटेट का नोटिफिकेशन आउट होने वाला है। बहुत सारे लोग ये मुझसे बोलते हैं कि अभी आप सीटेट को डिफाइन करें, क्योंकि सीटेट आने वाला है नोटिफिकेशन जस्ट। वरना मैं अपने चैनल पे पूरी स्ट्रैटेजी लेके चलूंगा कि टीचर बनते कैसे, यानी रीट हो चाहे केवीएस हो, कुछ मतलब कुछ भी हो, मैं टीचिंग जर्नी को डिफाइन कर दूंगा। ओके बेटा, चलते हैं सामाजिकरण की प्रक्रिया पे, देखते हैं कि हमारा सामाजिकरण सिद्धांत जो यानी सामाजिकरण जो है ये टॉपिक क्या कहता है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है। थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए बेटा, आई होप आप पढ़ रहे होंगे। मैंने बढ़िया सी सुंदर सी पीपीटी बनाई है आपके लिए ताकि आपको मजा आ जाए पढ़ने में। ओके बेटा, आप पूरा सेशन देखेंगे, आप मतलब कि अगर आप बीच बीच में स्किप करेंगे तो वही है कि अगर आप पूरा सेशन देखेंगे तो आज के बाद ये टॉपिक आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो बेटा, सामाजिकरण है क्या, आज हम समझेंगे कि सोशलाइजेशन होता क्या है। मतलब देखो डिटेल में डिस्कशन है, मैं पहले बता दूं कि आपके पास टाइम होना चाहिए। ठीक है, मैं क्वेश्चन क्वेश्चन अगर करा दूं आपको तो मेरा तो फायदा है, बट आप क्वेश्चन को रट लेंगे। ठीक है बेटा, वहां से कोई आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे जब तक आप, अगर आपने टॉपिक पढ़ लिया तो आपके सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके बेटा, देखते हैं। देखो सामाजिकरण की प्रक्रिया में क्या कहा गया है कि सामाजिकरण की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव समाज द्वारा सीखता है। यानी यहां पे एक पॉइंट बताया गया है कि मानव जो है, मनुष्य जो है वो समाज के द्वारा सीखता है और यह पूरे जीवन तक निरंतर चलती रहती है। देखो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, क्या बोलने की कोशिश कर रहा है बेटा कि सोशलाइजेशन जो है यानी सामाजिकरण जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। देखो बेटा, यहाँ पे रटने वाली कोई भी बात नहीं, मैं इतना इजी वे में आपको बताऊंगा कि आपके दिमाग में बस जाएगा पूरा टॉपिक, है ना बेटा। तो आपको समझना है सोशलाइजेशन तो समाज यानी समाज से रिलेटेड है, यानी हमारा जो आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, हमारे आसपास के लोग कैसे हैं, कैसे बिहेव करते हैं, हम किन के बीच में रह रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम जैसे लोगों के बीच में रहते हैं वैसे बनते हैं।
तो सामाजिकरण का मतलब यह है कि या हम जहां पे हम व्यक्ति जो हम इंसान जो है हम समाज में रहते हैं तो समाज के थ्रू ही सीखेंगे ना। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव यानी इंसान जो होता है वो जहां पे रहता है, जिस इन्वायरमेंट में रहता है, जैसे उसके आसपास के लोग होते हैं, वो वहां से सीखने की कोशिश करता है, वहां से इंटरेक्शन करने की कोशिश करता है कि उसके आसपास के लोग बोलते कैसे हैं, बातचीत कैसे करते हैं, उनका नेचर कैसा है। धीरे धीरे करके आपका भी वैसा ही नेचर होने लगता है। ओके बेटा, आप कोशिश करिए, मतलब कि आपने बहुत बार देखा होगा कि जब आप कहीं भी जाते हैं, किसी घर में जाते हैं, झोपड़ी भले पड़ी हो, लेकिन जब आप 4 दिन वहां पे रहते हैं तो आप धीरे धीरे अडॉप्ट करने लगते हैं, मतलब वहां पे अनुकूलित होने लगते हैं। और अनुकूलन का भी टॉपिक इन्होंने दिया हुआ है। सामाजिकरण की प्रक्रिया में 4-5 ऐसे टॉपिक है जिनको मैं अभी समझा दूंगा, देन उसके बाद में हम क्वेश्चंस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के बार-बार। तो वो सारे क्वेश्चन देखना आपसे ऐसे ही हो जाएंगे, आपको कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके बेटा, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इन्होंने बोला है कि यह प्रक्रिया जो होती है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। कोई ऐसी बात नहीं कि ये सामाजिक यानी जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो आज चल रही कल खत्म हो जाएगी। बेटा ये जन्म से लेके मृत्यु तक, यानी क्या कहते हैं, जन्म से लेके कब्र तक ये चलती रहती है प्रक्रिया। यानी आप भले बड़े से सीख रहे हो, छोटे से सीख रहे हो, लेकिन वो एक ज्ञान है जहां से आप सीखते रहते हो हमेशा। आई एम टीचर ऑफ केमिस्ट्री बेटा, आई एम टीचर। तो आप टीचर को तो जानते हैं टीचर क्या होता है ना। मेरी टीचिंग मेथड हमेशा ये है कि मैं बच्चों से इंटरेक्ट करने की कोशिश करता हूं, और आई होप मैं आपसे इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ और मैं आपकी बातों को समझने की कोशिश करूंगा जब आप कमेंट करेंगे। ठीक है, आपको सेशन कैसा लग रहा है। ओके बेटा, ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब हम थोड़ा आगे चलेंगे कि इसमें क्या होगा। एक लाइन आपको याद रखनी कि जिसमें मानव जो होता है, इंसान जो होता है, वो समाज के द्वारा सीखता है, और ये प्रक्रिया जो होती है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे कि देखेंगे हमारा सोशलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो आगे क्या कहती है। देखिए बेटा, यहां पे हमने सामाजिकरण की कुछ प्रक्रियाओं के बारे में आपको बताना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनसे रिलेटेड बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखो बेटा, यहां पे क्या किया गया है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, यानी सामाजिकरण की प्रक्रियाएं क्या क्या होती हैं। तो पहली प्रोसेस जो मैं आपको डिफाइन करूंगा वो है पालन पोषण। अब आप बताइए कि ये पालन पोषण जो प्रक्रिया है ये हमारे लिए क्या बेटा, ये प्रत्येक जीव जंतु यानी कोई भी जो दुनिया में रह रहा है, जीवन यापन कर रहा है, उसके लिए पालन पोषण जरूरी है। और वो किस तरीके का पालन पोषण हुआ है ये भी जरूरी है ना बेटा, क्योंकि आप जानते, देखो पढ़ते देते इन्होंने क्या लिखा हुआ है, देखते हैं। इन्होंने लिखा हुआ है कि बालक के सामाजिकरण में पालन पोषण का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। भाई कोई भी जीव जंतु है, अगर इन्वायरमेंट में यहाँ पे रह रहा है तो उसके लिए खाना पीना या किस तरीके का जीवन यापन है उसका, और वो कहाँ पे रह रहा है, और उसका खान पीन कैसा है, यानी तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे इन्होंने बोला क्योंकि अगर बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरीके से नहीं होता है तो बच्चा समाज के साथ में समायोजन करने में कमजोरी यानी दिक्कतें महसूस करता है। तो यहाँ पे क्या बात है, देखो नॉर्मल बातें बेटा, यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं जो मैं आपको समझाऊं। देखो आपको पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि इन्होंने बोला कि अगर बच्चे को सही तरीके से पालन पोषण उसका नहीं हुआ होगा तो उसको सारी चीजों को हासिल करने में, कह रहे कि समायोजन करने में, अकोमोडेशन करने के लिए दिक्कतें होंगी, है ना बेटा। वही बात है कि बच्चा जो है, अभी आपको पता है कि मैं इससे पहले जो मैंने सेशन दिया था सीरीज नंबर 3 जिसमें दिया है, उसमें भी मैंने सामाजिकरण को ही डिफाइन किया है, और ये भी मैं सामाजिकरण से लाया हूं। वहां पे मैंने आपको एसिमुलेशन और एकोमोडेशन के बारे में बताया हुआ है कि मान लीजिएगा कि जब बच्चा सही से खा ही पी नहीं रहा है, बच्चे का विकास जो है अच्छे से नहीं हुआ है, तो वो फिर अकोमोडेट यानी समायोजन कैसे कर पाएगा, कैसे समझ पाएगा चीजों को, जब वो मतलब खान पीन ही नहीं अच्छा है ना बेटा। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि जीवन में खाना पीना बहुत जरूरी, तो मजे से खाते पीते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए, काम करने पे ध्यान दीजिए, प्रोसेस पे ध्यान दो बेटा। सही लोग खुद ब खुद आपके पास पहुंच जाएंगे और आप सफलता को छू लेंगे अगर आप काम कर रहे हैं। ठीक बेटा, आप ये मत कहिएगा कि एक दिन ऐसा आएगा मेरे पास ये होगा, मेरे पास वो होगा, वो दिन कभी भी नहीं आता बेटा। अगर आप काम करेंगे तो ही आपको फल मिलेगा, आपके मात्र सोच लेने से एक पत्ता भी नहीं हिलने वाला। ओके बेटा, चलते फिर देखते हैं आगे इन्होंने क्या बोला है। इन्होंने वही बात कही कि अगर आप सही से खाते पीते नहीं है तो सही से समायोजन करने में आपको दिक्कतें होंगी थोड़ी सी, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं कहेंगे, सिंपल हमें समझाया गया है कि प्रक्रियाएं क्या होती हैं। तो पहली प्रक्रिया हमने पढ़ ली है कि पालन पोषण कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ओके बेटा, अब हम चलेंगे आगे, देखते हैं कि हमारी समायोजन का जो प्रोसेस है वो आगे क्या कहता है। थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखो बेटा, ये जो पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कॉपरेशन का, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे क्या बताया गया, थोड़ा समझेंगे कि क्या कह रहे हैं। सहयोग की बात करी गई है, यहाँ पे कॉपरेशन की बात करी गई है कि बोला गया है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे बच्चे के विकास के बारे में बात करी जा रही है कि बच्चे का विकास कैसे होगा, वो डेवलप कैसे होगा। जैसे मान लीजिएगा यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सहयोग दिया गया है कि जब बच्चा जो होता है क्लास में बैठा होता है या किसी कहीं पे वो अगर बच्चा सीख रहा है बेटा, तो वो अगर कोलैबोरेट कर रहा है, बच्चा अगर सहयोग कर रहा है, आपस में डिबेट कर रहा है, डिस्कशन कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, इंगेज रह रहा है, तो वो बढ़िया तरीके से सीख पाता है चीजों को, है ना बेटा। तो वही बात कही गई, अगर बच्चा एक्टिव हो, क्योंकि आपको सीडीपी में कहीं पर भी कोई क्वेश्चन दिखता है, अगर आपको एक्टिव दिखे, यानी जिस ऑप्शन में बच्चा आपको एक्टिव दिखता है आप उसके साथ में जाइए, आपका कभी भी ऑप्शन जो है गड़बड़ नहीं होगा। ओके बेटा, तो यहाँ पे क्या बात कही जा रही है
कि बच्चा समाज के साथ सहयोग से ही समाज का हिस्सा बनता है। यानी जब आप कोलैबोरेट करते हो, कोऑपरेशन करते हो, सहयोग करते हो एक दूसरे के साथ में, ग्रुप के साथ में काम करते हो, तो आपको सीखने को बहुत मिलता है ना बेटा। ये बच्चे के बारे में बताया जाए कि बच्चे का विकास यानी डेवलपमेंट कैसे होगा, तो सीडीपी है ना, तो चाइल्ड डेवलपमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसी का एक पार्ट है। तो ऑब्वियसली बात है कि बच्चे के बारे में ही होगा बेटा। आगे इन्होंने बोला कि जैसे जैसे बालक अपने साथ अन्य व्यक्तियों का सहयोग पाता है, वैसे वैसे वह दूसरे लोगों के साथ अपना सहयोग भी प्रदान करना आरंभ कर देता है। तो यहाँ पे क्या बातें कही जा रही है, क्या स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि बच्चा जो होता है अन्य व्यक्तियों का सहयोग पाता है। जब वो दूसरे लोगों का सहयोग पाएगा तो क्या करेगा, वह दूसरे लोगों के साथ अपना सहयोग भी प्रारंभ कर देता है। मतलब जब वो दूसरे लोगों के साथ में जब वो सहयोग कर पाएगा, तभी तो वो भी, मतलब तुम अगर मेरे साथ सहयोग कर रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ सहयोग कर रहा हूं, है ना बेटा। अगर आप पढ़ रहे हो, पढ़ने के लिए आते हो, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, वही बात कही जा रही ना। तो यही बातें हैं कि अगर आप सहयोग, बच्चा जो है इंगेज रहेगा, काम करेगा, प्रोसेस पे ध्यान देगा और आपस में कोलैबोरेट करेगा, सहयोग करेगा, डिस्कशन करेगा, डिबेट करेगा, तो ऐसी चीजों में बच्चे का डेवलपमेंट जो होगा वो बेहतर होगा। ओके बेटा, आई होप आपको ये सीरीज यहाँ पे समझ में आई होगी कि ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा था, सहयोग। आपको सहयोग से समझ में आ रहा होगा कि क्या बात यहाँ पे कही जा रही है। ओके बेटा, देखते हैं कि आगे इन्होंने पॉइंट में क्या बोला है, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। पॉइंट नंबर 2 ये था सहयोग, यानी सहयोग के बारे में आप समझ गए। अभी मैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराऊंगा बेटा, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए, पूरा टॉपिक ही क्लियर हो जाए एक ही बार में, आपको दोबारा पढ़ने की नीड ना पड़े। ओके बेटा, देखिए यहां पे अनुकरण की बात की गई है कि इमिटेशन क्या होता है, यानी इमिटेशन की बात कर रहे हैं, अनुकरण की बात कर रहे हैं कि अनुकरण क्या होता है। देखो अनुकरण के मान ले, आपको पता है कि जो अनुकरण की बात कही गई है ये होता क्या है। अनुकरण जो है वो नकल करना होता है। क्या होता है, नकल करना। जब आप किसी चीज को कॉपी करते हैं, क्या करते हैं, जब आप किसी चीज को कॉपी करते हैं, नकल करते हैं, तो वो इमिटेशन होता है, यानी अनुकरण करते हैं। बच्चा जब अनुकरण करता है, सीखता है लोगों से, तो आगे क्या बोला कि अनुकरण का अर्थ होता है नकल करके सीखना। बच्चा बड़ों की बातों का अनुकरण करके सीखता जाता है और समाज का एक हिस्सा बनता चला जाता है। वही बात कही है, प्याजे ने क्या किया है, स्टेजेस बना दिए है कि पहली वाली जो है सेंसरी मोटर है, दूसरी प्री ऑपरेशनल है, तीसरी कंक्रीट है, चौथी जो है फॉर्मल है। और इन्होंने सभी का जो है टाइम पीरियड दे दिया है कि जो पहली अवस्था होती है वो 0 से 2 वर्ष की होती है, फिर दूसरी 2 से 7 वर्ष की होती है, फिर तीसरी 7 से 11 और फिर 11 से 15 वर्ष यानी 18 वर्ष की उम्र में। बताइए प्याजे की स्टेजेस हैं जिनके बारे में बता चुका हूं कि पहली जो है वो सेंसरी मोटर है, दूसरी जो है वो प्री ऑपरेशनल है, तीसरी जो है वो कंक्रीट है और चौथी जो है वो फॉर्मल है। इन स्टेजेस से क्वेश्चन आता ही आता है, 100 में 100% बेटा आएगा। और आई होप आप सीटेट दे रहे हैं तो इस बार आपका सीटेट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, पक्का क्लियर हो जाएगा, मैं वादा कर रहा हूं आपसे। ठीक है बेटा, बस आप मेरे से जुड़ने की कोशिश कीजिए और मैं आपके अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश करूंगा। ओके बेटा, तो आपको समझ में आ गया अनुकरण क्या होता है। इमिटेशन, जब बच्चा नकल करता है तो सीखता है ना बेटा। यानी नकल करके, अनुकरण करके दूसरे लोगों का अनुकरण करेगा तब बच्चा सीखेगा, है ना बेटा। ये सभी हदों तक नहीं है, बट कुछ हदों तक ठीक है। ओके बेटा, जब शुरुआती दौर होता है तो बच्चा अपने इन्वायरमेंट से ही सीखता है, अपने बड़ों से ही सीखता है। यहाँ पे कोई वो बात नहीं है कि नकल करके हमेशा सीखता रहेगा, ऐसा कोई भी बात नहीं है। निगेटिव पॉइंट मत लाइएगा, हमेशा पॉजिटिविटी में चीजों को लेने की कोशिश कीजिए। देखते हैं कि आगे इन्होंने क्या बोला है, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखते हैं बेटा, अब ये जो स्लाइड है आपके लिए, ये कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये टॉपिक आने ही वाला है, मतलब हर क्वेश्चन आता है। मतलब अगर मान लीजिए सोशलाइजेशन से टॉपिक आया है तो ये तो आएगा ही आएगा, चाहे कितना भी कुछ कर लीजिए, अगर सोशलाइजेशन आएगा तो ये टॉपिक 100 में 100% आएगा ही आएगा, मैं गारंटी ले रहा हूं बेटा। अगर आप प्रीवियस उठा के देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको बार बार मिलेंगे। देखना बेटा, यहां पे क्या बात करी जा रही है, यहां पे प्राइमरी और सेकेंडरी एजेंसी के बारे में बात करी जा रही है कि प्राइमरी एजेंसी क्या होती है उसके बारे में यहां पे बात करी जाएगी, और जो हमारी सेकेंडरी एजेंसी क्या होती है उसके बारे में बात करी जाती है। क्वेश्चन में डायरेक्टली आपसे पूछता है कि प्राइमरी सेकेंडरी क्या होता है और सेकेंडरी एजेंसी क्या क्या होती है, उनके बारे में यहाँ पे एक वर्ड में आप समझ लीजिए कि जो प्राइमरी एजेंसी होती है वो हमारा परिवार होता है, यानी हमारी फैमिली जो होती है वो प्राइमरी एजेंसी होती है, और जो हमारा स्कूल वगैरह होता है ये हमारा सेकेंडरी होता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। यानी जब भी आपके सामने फैमिली ऑप्शन हो तो आप जाओगे कि ये प्राइमरी है, अगर आपके सामने स्कूल की बात आ रही है तो ये जो है वो सेकेंडरी है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो इसी को बोलते हैं सक्रिय एजेंसी, यानी एक्टिव एजेंसी। यानी ये क्या है, सक्रिय एजेंसी को क्या बोलते हैं, प्राइमरी एजेंसी। एक्टिव एजेंसी ये क्या होती है कि इसका बच्चे पर सीधा प्रभाव पड़ता है, मतलब यहां पे क्या होगा, बच्चा डायरेक्टली इंगेज रहेगा, डायरेक्टली यानी बात करेगा सामने वाले से। क्या बोला, उदाहरण के लिए इन्होंने बताया है कि वो परिवार भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, पड़ोसी भी हो सकता है, रिश्तेदार भी हो सकता है, स्वास्थ्य क्लब भी होंगे और स्कूल वगैरह। ये एजेंसी की बात करी जा रही है यहाँ पे, लेकिन मैंने आपको बताया कि प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होता है, लेकिन इन्होंने क्या बताया है कि इन एजेंसी यानी सक्रिय एजेंसी जो है
इसी के अंदर यानी प्राइमरी और सेकेंडरी एजेंसी आती है ना बेटा। यानी जो सक्रिय एजेंसी है, निष्क्रिय की बातें बाद में करेंगे, पहले हम समझ लेते हैं कि सक्रिय एजेंसी क्या होती है। तो आपको समझ में आ गया कि सक्रिय एजेंसी के अंदर प्राइमरी एजेंट और सेकेंडरी एजेंट आते हैं, जहां पे इन्होंने बच्चा जो होता है वो सामने इंटरेक्ट करता है। लिखा हुआ ना कि इसका बच्चे पर सीधा प्रभाव पड़ता है। और उदाहरण के लिए परिवार होता है, दोस्त हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, स्वास्थ्य क्लब हो सकता है और स्कूल हो सकते हैं, है ना बेटा। अब आपको ये ऑप्शन मान लीजिए दिए हुए हैं और आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आप मुझे बताइए कि यहाँ पे कौन सा प्राइमरी है और कौन सा सेकेंडरी है। तो आपको समझ जाना है कि जो परिवार होता है ये प्राइमरी एजेंट होता है, ओके बेटा। और जो हमारा परिवार, पड़ोसी वगैरह है, ये सभी प्राइमरी होते हैं। लेकिन अगर बात करी जाए स्कूल की, तो ये स्कूल जो होते हैं वो सेकेंडरी में आता है। स्कूल किस में आता है? सेकेंडरी में आता है बेटा, क्योंकि आप लाइब्रेरी वगैरह हो गया, जहां पे आप मतलब कि सामने इंटरेक्ट थोड़ी ना करते हैं, वहां पे पढ़ते हैं जाके बैठ के ना बेटा। अब चलिए ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ेंगे निष्क्रिय एजेंसी क्या होती है। जैसे इसमें बताया गया बेटा कि इसका बच्चे पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी यहाँ पे सामने इंटरेक्शन नहीं होता है। जैसे मान लीजिएगा वो लाइब्रेरी, पुस्तकालय बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि पुस्तकालय की बहुत ज्यादा बातें करी जाती है कि पुस्तकालय मुझे बताइए कौन सा एजेंट है। तो ये जो लाइब्रेरी होती है ये क्या है? निष्क्रिय एजेंसी है, पैसिव एजेंसी है, जहां पे बच्चा जो होता है वो सामने मतलब कि वही है, सामने इंटरेक्शन नहीं कर पाता है। तो ऐसी चीजों के बारे में आप समझने की कोशिश कीजिए। देखो इतना फंडा याद रखो कि जहां पे बच्चा सामने से बात कर पा रहा है, इंटरैक्ट कर पा रहा है, तो वो पैसिव एक्टिव एजेंसी है। और जहां पे बात नहीं कर पा रहा है, यानी सीधा सीधा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो वो पैसिव एजेंसी है। अभी इससे मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। ओके बेटा, आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो अभी हम चलेंगे आगे, देखते हैं कि हमारा आगे क्या बोला गया है, क्या क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा समझेंगे। अब थोड़ी सी स्लाइड और रह गई, फिर हम क्वेश्चन करवाएंगे आपको। थोड़ा और समझ लीजिए, एक बचा हुआ है, ये पहले यही स्लाइड बची हुई है बेटा, ये पढ़ लीजिए, उसके बाद में हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सोशलाइजेशन से। देखो बेटा, सामाजिकरण की इकाइयां इन्होंने कुछ बता रखा है कि मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किया था कि प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, वही यहां पे बताया है। देखो बेटा, सामाजिकरण की यानी सोशलाइजेशन की जो इकाइयां हैं उसमें इन्होंने बोला कि परिवार यानी फैमिली जो है हमारी, वो क्या है? पहली इकाई है। यानी परिवार जो होता है वो पहली इकाई होता है। सामाजिकरण का आरंभ परिवार से होता है और यह सामाजिकरण की मतलब कि वही महत्वपूर्ण सीढ़ी होती है। सामाजिकरण का महत्वपूर्ण हिस्सा बोल दीजिएगा जो होता है कौन? परिवार। ओके बेटा, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि परिवार जो होता है, फैमिली जो होती है, वो प्राइमरी एजेंट होती है, सबसे पहली सीढ़ी होती है, पहला मतलब पहली इकाई होती है। ओके बेटा, जहां से बच्चा सीखता है। आगे इन्होंने बोला विद्यालय। तो विद्यालय की जब बात इन्होंने करी कि विद्यालय में बच्चा स्नेह, सहयोग, कर्तव्य निष्ठा, दूसरों के साथ समायोजन करता है, ये और ऐसे करके सीखता है। यानी बच्चा कोलैबोरेट करता है, सहयोग करता है, उसके माध्यम से सीखता है। ओके बेटा, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे, देखते हैं कि हमारे सोशलाइजेशन के क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अब आपको पूरा सेशन समझ में आ जाएगा क्योंकि अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन। देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जवाब देने की कोशिश कीजिएगा कि कितने आपसे सही हो पा रहे हैं, कमेंट में बताइए आंसर। ओके बेटा, इन्होंने बोला है कि सामाजिकरण क्या है, यानी व्हाट इज सामाजिकरण, यानी व्हाट इज सोशलाइजेशन। यानी कॉन्सेप्ट पूछा गया है कि सोशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता क्या है। और मैं अभी आपको समझा चुका हूं कि समाज में रह के व्यक्ति सीखता है, वो होता है सामाजिकरण। तो यहाँ पे क्या होगा? सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, यानी जो समाज के नियम है उनको या बदल दो। ऐसा नहीं है कि मानदंडों को या बदल डालो। शिक्षक एवं पढ़ाए गए, शिक्षक के पढ़ाए गए बीच संबंध, यानी शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच संबंध। भाई संबंध की बात कर रहे हो, केवल यहाँ पे समाज का रोल तो आया ही नहीं, है ना। समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रियाएं, यानी समाज में जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, या समाज के मानदंडों के लाभ या अनुकूलन, यानी यहाँ पे ये पॉइंट क्या करे? समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, ऐसा नहीं होता। आगे बोला है कि समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, यानी इन्होंने क्या ऑप्शन दिया है? कह रहे हैं कि समाज के मानदंड जो होते हैं, यानी समाज के जो रूल होते हैं उनके अनुसार अनुकूलन कह दिया। यानी जो रूल रेगुलेशन होते हैं समाज के, कैसे व्यक्ति होते हैं, उनके साथ में उनके नियम और कानून होते हैं, जहां पे हम अपने आप को अडॉप्ट करने की यानी अनुकूलित करने की कोशिश करते हैं। अगर आप कहीं भी चले जाओ दुनिया के किसी भी कोने में, आपको 10 दिन दिक्कत होगी, लेकिन 10 दिन के बाद आप उस इन्वायरमेंट को कैच करने लगते हो, उस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करने लगते हो, अनुकूलित करने लगते हो। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि समाज जो होता है, यानी सामाजिकरण जो है, वो वही है जहां पे आप अनुकूलित हो जाएं, यानी समाज के मानदंडों के साथ में अनुकूलित हो जाए। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इन पॉइंट्स को हम समझ रहे हैं कि ये नेगेटिव पॉइंट्स है। समाज के मानदंड यानी समाज के जो रूल रेगुलेशन होते हैं उनके अकॉर्डिंग हमें अपने आप को ढालना पड़ता है। ओके बेटा, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। तो अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अब पढ़िएगा और जवाब देने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। ओके बेटा, पढ़िएगा और जवाब देने की कोशिश कीजिए। कह रहे हैं
क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में बेटा, पढ़िए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। देखो बेटा क्या कह रहे हैं, कह रहे शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य, यानी शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है मुझे बताइए। तो फर्स्ट ऑप्शन में इन्होंने दिया है कि सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलित और समायोजन। सिंपल फंडा है, वही क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट कर दिया इन्होंने कि शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य क्या है, जो समाज के मानदंडों का सदैव अनुपालन, आप उनके मतलब उनके विरुद्ध जाओगे हमेशा, जो रूल रेगुलेशन है, अपने सामाजिक मानदंड यानी अपने खुद के नियम बनाओगे क्या, ऐसा नहीं बेटा, अपने खुद के नियम नहीं बनाओगे। समाज में बड़ों का सम्मान, ऑब्वियसली समाज में बड़ों का सम्मान तो करोगे। सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, यानी उस एनवायरनमेंट में आप कितना ज्यादा मतलब कि उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल रहे हो, अनुकूलित कर रहे हो, अकोमोडेट कर रहे हो, समझ रहे हो चीजों को, या अपने आप को उस एनवायरनमेंट में यानी कि अडॉप्ट कर रहे हो, यानी क्या नाम, अनुकूलित हो रहे हो, यानी उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल रहे हो। ठीक बेटा, यहाँ पे वातावरण का बहुत ज्यादा रोल दिया गया है, और सामाजिकरण की बात है तो समाज तो होना ही चाहिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड में इन्होंने क्या बोला है, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखो बेटा पढ़िएगा और जवाब देने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है। सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है, यानी हमसे निगेटिव पॉइंट पूछा गया है, पढ़िए और जवाब देने की कोशिश कीजिए बेटा। आई होप आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी बेटा। देखो क्या कह रहे हैं कि सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है, यानी हमसे क्या पूछा गया है, हमसे इन्होंने निगेटिव पॉइंट पूछा हुआ है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं है। देखते हैं क्या शामिल नहीं है। मूल्यों और विश्वासों का अर्जन, भैया बिल्कुल विश्वास मूल्य जब समाज में रहेंगे तो इनको अर्जन करेंगे ना, इनका सही बिल्कुल बात है। आनुवंशिक संरचरण, क्या यहाँ पे इन्होंने हेरिडिटी की बात करी है, देखते हैं कि मे भी हो सकता है। नेक्स्ट में बोला है कि एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना, कौशलों का अर्जन। अब मुझे बताइए कि क्या यहाँ पे ऑप्शन जो है निगेटिव पॉइंट है। देखो अब मेरी बात सुनना कि मूल्यों और विश्वासों का अर्जन तो आप करोगे, ठीक है, एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखोगे भी आप, जिस समाज में रहोगे वहां की संस्कृति और रीति को सीखने की आप कोशिश भी करोगे, कौशलों का अर्जन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजों को सीखने की कोशिश करोगे। लेकिन यहाँ पे आनुवंशिकी का रोल, यानी आनुवंशिक चीजें जो है, यानी जेनेटिक्स का रोल यहाँ पे नहीं बताया गया है, यानी हमारी सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है वहां पे हेरिडिटी का इंपॉर्टेंस नहीं है, मतलब नहीं बताया गया है। वहां पे सिर्फ समाज में जो व्यक्ति रहता है कैसे सीखता है, वातावरण के सामने कैसे अडॉप्ट करता है, उन चीजों के बारे में बताया गया है, ना कि सामाजिक संचरण। यानी हमारा ऑप्शन जो है बी एकदम करेक्ट है, क्योंकि जो गलत है वही सही, क्योंकि पूछा ही गलत था इन्होंने। ओके बेटा, आई होप क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर फोर पे, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए बेटा क्या इन्होंने बोला है क्वेश्चन नंबर फोर में, निम्नलिखित में कौन सा सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं, यानी सेकेंडरी एजेंट कौन कौन से होते हैं। इन्होंने हमसे पूछा है कि सेकेंडरी एजेंट जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, यानी द्वितीयक एजेंसी जो पूछी, सेकेंडरी एजेंट जो पूछा गया वो कौन होता है। मैंने अभी आपको बताया था कि जहां पे भी आपको क्या नाम जहां पे भी मैंने बोला कि आपको फैमिली दिख जाएगी तो आप बताओगे कि वो प्राइमरी एजेंट है, लेकिन इन्होंने हमसे पूछा है सेकेंडरी, गौण वाहक हो सकता है, जो हमसे पूछा गया है सेकेंडरी के लिए। देखते हैं विद्यालय और पास पड़ोस। अब मुझे बताइए कि विद्यालय और निकटतम परिवार, अब यहाँ पे परिवार दे दिया बेटा, तो ये परिवार प्राइमरी हो गया ना कि सेकेंडरी, तो ये गलत हो गया है ना बेटा। परिवार यहाँ पे भी दे दिया तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि परिवार जो होता है प्राइमरी एजेंट होता है। परिवार और पास पड़ोस, तो यहाँ परिवार ये भी प्राइमरी होता है। विद्यालय और पास पड़ोस, तो विद्यालय यानी स्कूल जो होते हैं ये सेकेंडरी एजेंट के अंतर्गत आते हैं। मैंने अभी आपको बता दिया कि विद्यालय की बात करी जाए, स्कूल की बात करी जाए तो ये सेकेंडरी एजेंट होते हैं, ना कि प्राइमरी। और यहाँ पे इन्होंने हमसे सेकेंडरी पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं, सेकेंडरी एजेंट कौन से हैं, तो वो हमारा स्कूल और पास पड़ोस होता है। ओके बेटा, आई होप क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए बेटा पढ़िए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। देखो बेटा कह रहे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यानी निम्नलिखित में से कौन सी बात सत्य कही गई है, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यानी निम्नलिखित में से कौन सी बात जो है वो सही कही गई, बताइए मुझे पढ़ के और जवाब देने की कोशिश कीजिए। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से, तो पहला पॉइंट दिया शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, ऐसा हो सकता है। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है।
विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहता है। कौन सा सत्य है, यानी करेक्ट कौन सा है? तो आप मुझे बताइए, विकास सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों में अप्रभावित रहते हैं। जब आप सीखने की कोशिश करोगे, डेवलपमेंट यानी कोशिश करोगे सीखने के लिए, तो वो अप्रभावित कहां करेगा? प्रभावित करेगा भाई। जब किसी चीज को सीखोगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा ना, बेहतर होगा, वो आपको प्रभावित करेगा, ना कि ऐसे इसमें दिया गया अप्रभावित करेगा, तो ये गलत है। आगे बोलो, शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। शिक्षक अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपका संज्ञानात्मक विकास होगा, ना कि बाधा डालेगा, तो ये भी गलत है। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं भाई, ऐसा नहीं, शिक्षार्थी निश्चित तरीके से सीखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से मेथड से सीखता है बच्चा। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है, यानी बच्चा अगर खेलेगा भी, आपस में इंटरैक्ट भी करेगा, तब भी उसका संज्ञान जो होगा बेहतर होगा, यानी उसके जो माइंडसेट है उसका वो बेहतर होगा, सीखने की कोशिश करेगा, यानी उसका संज्ञान बेटर होगा, है ना बेटा। चलिए, तो हमारा बी ऑप्शन जो है एकदम करेक्ट है, यानी जो हमसे पूछा गया है कि खेलना जो होता है वो सामाजिक दशा के लिए सार्थक होता है। ठीक है, इस सारी की सारी बेटा ऑफिशियल आंसर की है, मैं अपने आप से कुछ भी नहीं बना रहा हूं। अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है तो मेरे से कनेक्ट होइए, कमेंट करिएगा, मैं उसमें उस क्वेश्चन को फिर से उठाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल के लिए तो ये ऑफिशियल आंसर की है, गलत नहीं हो सकता। ओके बेटा, देखिए पढ़िए और जवाब दीजिए कि क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, थोड़ा सा जवाब देने की कोशिश कीजिए। बहुत मजेदार प्रश्न है और आई होप आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। काफी लोगों ने पिछली बार मुझे कमेंट किया है तो कि सर आपकी आवाज बहुत जल्दी जल्दी आप बोलते हैं, थोड़ा धीरे स्पीड जो है उसको कम कर लीजिए। तो इस सेशन में मैं थोड़ा सा कम बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, स्पीड को कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि बच्चा बोर होने लगता है कि अगर आप धीरे धीरे बोलते हो, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है। देखो बेटा, कहें कि समूह परियोजना गतिविधि का एक सशक्त साधन है, यानी समूह परियोजना जब आप ग्रुप में काम करते हैं, साथ में काम करते हैं, सहयोग करके, कॉपरेशन करके, कोलैबोरेट करके सहयोग करते हैं, काम करते हैं, तो इस गतिविधि का एक सशक्त साधन कौन सा है? देखते हैं। सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने के लिए, यानी जब सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने के लिए, यानी कोई भी काम है जब आप उसको एक साथ में करते हैं, सहयोग करके करते हैं, तो वो सुगम हो जाता है, काम सरल हो जाता है। मे भी हो सकता है, ऑप्शन अच्छा दिया गया है यहाँ पे इन्होंने। नेक्स्ट में बोला है कि शिक्षकों के भार को हल्का करने, शिक्षक के भार को हल्का करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं होता बेटा। रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करने के लिए, तनाव को दूर करने के लिए ऐसी कोई बात नहीं होती। अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार नहीं करना होता कुछ भी। सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने के लिए, यानी जब आप आपस में काम करते हो, मिलके काम करते हो, तो वहां पे क्या होता है, काम जो होता है इजी हो जाता है। मतलब कोई भी काम है जब आप मिलके करोगे तो वो आसान हो जाएगा, सुगम हो जाएगा, जब आप सहयोग करोगे एक दूसरे का। हम अभी डिस्कस कर चुके थे इससे रिलेटेड जो थ्योरी थी कि जहां पे आप सहयोग कर रहे होंगे, आपस में काम कर रहे होंगे, तो वहां पे जब आप एक दूसरे को आप मुझे सहयोग करोगे, हम आपको सहयोग करेंगे, है ना बेटा। तो वो बात यहाँ पे कही जा रही है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा एकदम करेक्ट है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आप स्क्रीनशॉट मारते रहिएगा, अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आप बाहर से फिर से एक बार रिवीजन कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा बेटा, है ना। क्योंकि मैं कितना भी पढ़ा लूं, जब तक आप उस पर रिवीजन नहीं करेंगे तो अभी सीटेट जैसे मान लीजिए अगर आप नोटिफिकेशन कर रहे हैं, नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं बेटा, सॉरी, तो वही 10 दिनों में आपको नोटिफिकेशन दिखने के लिए मिल जाएगा सीटेट का। आप तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए ताकि आप स्कोर ला सकें, क्योंकि अगर आप ओबीसी से हैं, अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 82 मार्क्स लाने पड़ेंगे, अगर आप जनरल से हैं तो आपको 90 मार्क्स लाने पड़ेंगे। और हर सब्जेक्ट जो है वो 30-30 नंबर में आता है, 150 नंबर का पेपर होता है और 150 क्वेश्चंस आते हैं, ऑप्शनल होता है, ऑफलाइन पेपर होता है। ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं पहले से ही। आप जाइए प्लेलिस्ट में और चेक करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को सारा कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश कीजिए। एक ऐसा एग्जाम जहां पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, फिर भी इतने लोग फेल हो रहे हैं, केवल 3 लाख लोग पास हुए हैं, 20 लाख लोगों ने फॉर्म डाला था। ठीक है बेटा, तो इतना आसान है, कुछ नहीं है, बस आप थोड़ा समझने की, आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो अच्छी होनी चाहिए, गाइडेंस आपको अच्छी मिले। देखते क्या बोला, कह रहे इनमें से कौन सा कारक सीखने में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से कह रहे हैं कि सीखने की प्रक्रिया में लर्निंग जो बेटर होगी वो किस महत्वपूर्ण कारक के द्वारा होगी। देखो बेटा, पहले में बोला केवल आनुवंशिक की बनावट, जहां पे केवल की बात आ जाए, मतलब जहां पे ओनली की बात आ जाए, आप उस ऑप्शन को काट दीजिए। केवल आनुवंशिकी नहीं हो सकता, अगर वहां पे एनवायरमेंट भी होता तो मे बी हम जा सकते थे एक बार, ठीक है। लेकिन बी पॉइंट में बोला कि भौतिक आधारभूत, क्या बोला इन्होंने कि भौतिक आधारभूत संरचना, ऐसा भी कुछ नहीं होता। सामाजिक संदर्भ तथा संवेग, परिपक्वता तथा शारीरिक छवि, यानी आपकी आपका शरीर कैसा है, शारीरिक छवि कैसी है, तो आप अच्छे बन जाओगे, आपका डेवलपमेंट हो जाएगा। नहीं बेटा, ऐसी कोई भी बात नहीं होती। सामाजिकरण हम पढ़ रहे हैं, हम सोशलाइजेशन पढ़ रहे हैं कि जब हम समाज से इंटरेक्ट करते हैं तो हमारा क्या होगा, सामाजिक संदर्भ तथा संवेग, यानी जब समाज में रहकर संदर्भ करते हैं, यानी एक दूसरे से बोलते चालते हैं, तब हमारा संज्ञान बेटर होता है, संवेग बेटर होता है, यानी एक दूसरे का जो इमोशन पावर होते हैं वो एक दूसरे से जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं, सहयोग करते हैं, तो समाज में रहते हैं, तो हमारा डेवलपमेंट होता है। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सोशलाइजेशन, यानी सामाजिकरण, जहां पे समाज ही ना हो, और उस ऑप्शन के साथ में आप कैसे जा सकते हो बेटा, है ना। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे।
देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं और डेली मैं 7 से 8 बजे के बीच में क्वेश्चन ला रहा हूं। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे, नहीं भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत है नहीं, बट कर देंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा, देखते हैं कि जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं, मतलब मान लीजिए मैं एज अ टीचर की बात हो रही है कि जब आप एक समूह से जुड़ जाते हैं, मतलब एक किसी स्कूल में काम करते हैं तो वहां पे काफी टीचर्स होते हैं, मिलजुल के यानी ग्रुप बन जाता है वहां पे, तो उनके लिए बात करी जा रही है। करें और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह ही पोशाक धारण करते हैं, यानी वहां पे ड्रेस चलती है। भाई जिस तरीके से बच्चों की आजकल ड्रेस चलती है ना, उस तरीके से हर कॉलेज में अब क्या होने लगा है कि टीचर्स की भी ड्रेस चलने लगी है, यानी टीचर भी एक ही वेशभूषा में आते हैं, तो वहां पे इक्वालिटी रहती है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं क्या, यानी क्या प्रदर्शन कर रहे होते हैं जब आप भी पोशाक पहन लेते हैं उसी तरीके की। क्या वो समूह आज्ञाकारिता है कि वो आपको आज्ञा का पालन करना पड़ रहा है, या समूह निर्देश अनुपालन है, या फिर समूह का अनुपालन मतलब कि वही है कि उनके नियमों का पालन नहीं कर रहे हो या ऐसे पहन रहे हो, ऐसा कुछ है क्या। समूह की अनुरूपता का, समूह की पहचान का, तो ना तो यहाँ पे समूह की कोई आज्ञाकारिता हो रही है, ना समूह का अनुपालन हो रहा है, और ना ही समूह की पहचान हो रही है। पहचान बनाने के लिए ऐसा नहीं करते बेटा, समूह की अनुपूरता अनुरूपता, यानी ताकि आप में इक्वालिटी रहे, सारे लोग समान दिखें। आपको पता है बेटा कि बच्चा जो होता है उनको भी ड्रेस क्यों पहनाई जा रही, ताकि सारे बच्चे हमें एक जैसे दिखे। जैसे मान लीजिए मैंने समावेशी शिक्षा का जो पार्ट दिया था, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन का जो पार्ट दिया था, जहां पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बच्चे बैठते होते हैं, एक ही क्लास में बैठते हैं और उनको एक टीचर पढ़ाता है जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड यूज करता है। अब आप बताइए उनके लिए ड्रेस क्यों चलाई जाती है, ताकि सारे बच्चे हमें इक्वल दिखे, है ना। हम किसी भी बच्चे में भेदभाव ना करें, चाहे वो अपंग हो, उनके अंदर डिसलेक्सिया हो, डिसग्राफिया हो, डिसकैलकुलिया हो, किसी भी प्रकार का कोई अंग या अपंग बच्चा हो, तो और वहां पे फिट बच्चे भी बैठे हो, तो आपको क्या करना है, उनको हतोत्साहित नहीं करना है, आपको इक्वल रखना है हमेशा के लिए। मैं हमेशा वही कहता हूं, माय टीचिंग मेथड मैं हमेशा यूज करता हूं कि आई ऑलवेज यूज इमेज कलरफुल प्रेजेंटेशंस, फोकस ऑन द ग्रुप एक्टिविटीज टू एंगेज माय होल स्टूडेंट्स। फॉर मी एवरी स्टूडेंट्स इज इक्वल एंड स्पेशल ऑन देयर वे, मतलब मेरे लिए सारे बच्चे जो होते हैं वो एकदम इक्वल होते हैं, एक समान होते हैं, मैं एज अ टीचर, है ना बेटा। चलते हैं, तो हमें समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं कि आगे क्या बोला जा रहा है। अपनी लर्निंग को बेटर करने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, काम करने पे मतलब कि अपने प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, फल आपको यानी रिजल्ट आपको खुद ब खुद मिल जाएगा आप अगर आप काम करेंगे। ओके बेटा, आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। कह रहा है कि अपनी कक्षा में विविधता को संभालने के लिए शिक्षक को, यानी आपकी क्लास में डाइवर्सिटी है, यानी विविधता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बच्चे बैठे हुए हैं, यानी आपकी कोई क्लास है, आप एक टीचर हैं और आपकी क्लास में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बच्चे बैठे हुए हैं, तो संभालने के लिए शिक्षक को क्या करना है, मतलब उनको कंट्रोल करने के लिए, बच्चों को कंट्रोल करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, आपको देख के पता चल रहा होगा क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है ना बेटा। कोई चीज है नहीं, कोई मतलब मजे मजे में सीख लीजिए। वही बातें जब आप इंटरेस्ट लेंगे ना, अपने को पैशन बना लेंगे चीजों को कि मुझे पढ़ना है, तो आपको खुद ब खुद चीजें समझ में आ जाएंगी। जब आप यही है कि मतलब मजबूरी में आ रहे हो, पढ़ रहे हो, तो फिर क्या फायदा है यार, इससे अच्छा कुछ काम करो, है ना, अपना टाइम वेस्ट मत करो। तो पढ़ना है तो आप सही से पढ़िए, वरना फालतू की टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि इतना सारा कंपटीशन वैसे भी बढ़ रहा है। ओके बेटा, देखो कह रहे कि यहाँ पे क्या बोला कि एक कक्षा में विविधता को संभालने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, शिक्षार्थियों के सामाजिक संदर्भ का सम्मान नहीं करना चाहिए। भाई कि शिक्षार्थियों के सामाजिक संदर्भ यानी बच्चा किस वर्ग से आया है, किस समाज से आया है, तो उसका आपको सम्मान नहीं करना चाहिए। ऐसी कोई भी बात नहीं, सभी बच्चों को आपको इक्वल रखना है। बच्चों की शारीरिक छवि के आधार पे उन्हें जांचना, यानी बच्चा कोई सुंदर है, हैंडसम है, तो उसको आप प्यार करोगे, उसको आप बढ़िया पढ़ाओगे, और जिनमें शकल सूरत नहीं है उनको आप पढ़ाओगे नहीं। ये कौन सी बात है भाई, कहाँ का रूल है कि अगर आप सुंदर सुंदर बच्चों को पढ़ा रहे हो और जो बच्चे सुंदर नहीं, हैंडसम नहीं है, बढ़िया नहीं, उनको नहीं पढ़ा रहे हो, तो ये कैसी निगेटिव सी पॉइंट्स हैं, इनको तो बिना पढ़े आप सॉल्व कर दोगे, है ना बेटा। कहते हैं कि शिक्षार्थियों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है। शिक्षार्थियों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है, मे भी हो सकता है। क्या नाम, समान अनुदेशन देने और व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पे ये ऑप्शन के साथ में हम जा सकते थे, लेकिन इन्होंने बोला कि समान अनुदेशन, यानी जब क्लास में डाइवर्सिटी है, क्लास में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का बच्चा बैठा हुआ है, तो आप एक ही टीचिंग मेथड यूज करेंगे क्या, आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड यूज करने पड़ेंगे बेटा। आपको पता है कि कुछ बच्चों को आपकी बात से समझ में आ जाएगा, है ना। जैसे मेरी क्लास में मैं पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको एक बार में समझ में आ रहा होगा, लेकिन कुछ बच्चों को मैं एक्टिविटी करके दिखा रहा हूँ, यानी हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, तब उनको समझ में आ रहा होगा।
जब क्लास में डाइवर्सिटी है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का बच्चा बैठा हुआ है, तब आप उसको एक ही अनुदेशन क्यों देंगे भाई? उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप से पढ़ाएंगे ताकि उनको सीखने में मजा आए और हर प्रकार के बच्चे को आप साथ में लेके चल सको इक्वल तरीके से, है ना? ऐसा नहीं कि केवल आप एक ही टीचिंग मेथड यूज करे जा रहे हो, बच्चे को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, इन चीजों से आपको कोई भी मतलब, तो ऐसा नहीं होना चाहिए एज अ टीचर। ओके बेटा, अब देखो इस एक ही पॉइंट हमारे पास सामने बचा जिसमें क्या बोला गया कि शिक्षार्थियों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता। बिल्कुल सही बात करी गई है कि शिक्षार्थी जो होता है वो किस समाज से आया है, किस संदर्भ से आया है, तो उनके प्रति आपको संवेदनशील रहना है, मतलब उनके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। जैसे मान लीजिए जब एक टीचर होता है क्लास में पढ़ाने के लिए भी जाता है तो पहले वो लेसन प्लान बनाता है, यानी प्लानिंग करता है कि आज इस क्लास में मैं क्या पढ़ाने वाला हूं। जैसे मैं अभी आपको पढ़ाने के लिए आया था तो मैंने पूरी पीपीटी प्रिपेयर करी कि मैं आपको क्या क्या सिखाऊंगा आज। तो मैंने पहले आपको बताया ना कि सामाजिक करियर पहले देखो एक ही वीडियो में या कोई भी सेशन व्यक्ति लेता है तो उसके लिए 4-5 घंटे की मेहनत होती है बेटा, है ना? जैसे मैं आपको पढ़ाना चाह रहा था तो मैंने पूरी पीपीटी तैयार करी बढ़िया तरीके से कि आपको किस तरीके से अच्छा लग सकता है, फिर मैंने उसके क्वेश्चंस डाले वहां पे ताकि आपको समझ में आ जाए एग्जांपल फॉर दैट। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि शिक्षक को जो है बच्चों के प्रति संवेदनशील होने की जरूरत होती है, बच्चों के अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश होती है और उसी अकॉर्डिंग बच्चा जिस तरीके से समझ सकता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ओके बेटा, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे, देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, आई होप ये हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, पढ़िएगा और जवाब जरूर दीजिए कि इसमें क्या बोला गया है। और अपने लास्ट ऑप्शन को अगर आपने करेक्ट किया हो तो प्लीज कमेंट जरूर करके जाइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही, यानी 10 क्वेश्चन मैंने आपको कराए और आपको 10 क्वेश्चन में कितने आपके सही हुए वो आपको बताना है कि आउट ऑफ 10 जो है वो कितने सही हुए ये आपको बताना है। देखो बेटा यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में, यानी यहाँ पे बात कर रहे हैं समावेशी कक्षा की, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन, ये भी 2-3-4 नंबर में टॉपिक आता है जहां पे डिफरेंट टाइप का बच्चा बैठा होता है, कई प्रकार के बच्चे जो होते हैं बैठे होते हैं जिनमें कोई विकार भी हो सकता है, कोई अच्छे बच्चे भी हो सकते हैं, यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बच्चे बैठे होते हैं, वो समावेशी शिक्षा होती है। कह रहे हैं कि विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना, यानी अपने से बड़ों से सीखना या समवयस्कों से सीखना क्या फर्क डालेगा। देखते हैं, केवल कभी कभी ही प्रयोग किया जाना चाहिए, यानी अपने बड़ों से कभी कभी, यानी समवयस्क जो वयस्क हैं जो हमसे बड़े हैं उनसे हमको कभी कभी सीखना चाहिए, क्योंकि यह सहपाठियों से तुलना को बढ़ावा देता है। ऐसा नहीं करना, आपको कंपेयर तो करना ही नहीं बेटा किसी चीज से कि हमको कभी कभी उनसे सीख लेना चाहिए। देखो सुनने से निगेटिव लग रहा होगा पॉइंट। सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया जाना चाहिए और प्रतियोगिता को बढ़ाना चाहिए। बेटा आपको कंपटीशन नहीं कराना, बच्चे को जज नहीं करना है कि तुम अच्छे हो, तुम अच्छे नहीं हो, तुम अच्छे हो, तुम अच्छे नहीं हो, ऐसा कुछ भी नहीं करना। बच्चे को इक्वालिटी रखना है, मतलब बच्चे के अंदर आप कंपटीशन मत कराइए कि तुम अच्छे हो, तुम अच्छे नहीं हो। वो अपने आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग, यानी धीरे धीरे समाज के अकॉर्डिंग जिस तरीके से आप टीचिंग मेथड देते हो बच्चा सीखने लगता है। जब आप उसको कंपटीशन कराते हो आपस में तो उनके अंदर जो हतोत्साहित बनाता है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कि ये लिखित पॉइंट है कि बच्चों के अंदर आपको लेवलिंग नहीं करानी, उनको जज नहीं करना, उनको सेपरेट नहीं करना, अलग अलग नहीं करना, बच्चों को साथ में रह के एक साथ पढ़ाइए, मजे से पढ़ाइए। ओके बेटा, तो हमको क्या करना है, उनको क्या निरुत्साहित नहीं करना, पहली बात तो ठीक है। आगे बोला सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। आगे क्या बोला कि कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए और विद्यार्थियों को क्षमताओं के अनुसार अलग अलग बांटा जाए। मैंने अभी आपको बोला कि बच्चों को अलग थलग नहीं करना है, सेपरेट नहीं करना है उनको। ओके बेटा, अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात कही गई है, जिसमें समवयस्कों की स्वीकार्यता हो, यानी जहां पे बच्चा जो होता है वो सक्रिय रूप से, यानी एक्टिव हो, बच्चा सीख सके, बढ़ सके, उनसे समझ सके उनसे चीजों की, और जहां पे समवयस्कों की स्वीकार्यता, यानी लोग भी आपकी बातों को समझे, स्वीकार करें, है ना बेटा। तो आप आपस में डिबेट करिए, सहयोग करिए, कोलैबोरेट करिए, कॉपरेशन करिए, तो आपको सारी चीजें बेहतर लगेंगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो अभी हम चलते हैं आगे, देखते हैं कि आगे क्या बताया गया है, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा बेटा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा, ताकि जब भी आप मैं एक नया वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, है ना बेटा। आई होप आपके 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए आप उसको कमेंट बॉक्स में बता के जाइए बेटा, और आपको सेशन कैसा लगा प्लीज बता के जाइए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए प्लान कर सकूं जस्ट आपके अकॉर्डिंग, है ना, जैसा आप चाह रहे होंगे, जिस टॉपिक पे चाह रहे हैं मैं उस टॉपिक पे ही नेक्स्ट वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, अगर आप कमेंट करेंगे। करिए सीटेट की एग्जाम में बढ़िया से तैयारी करते रहिए। आई होप आपका सीटेट इस बार क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच।